ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.7 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहले देखेंगे भाई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, फिर उसके बाद एचटीटीपी प्रोटोकॉल, फिर एफटीपी और फिर डीएनएस को। ठीक है, छोटा सा आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड सर्विसेज। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये रूल्स होते हैं जब भी आपने किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स ही कहलाते हैं हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज के भी कुछ रूल्स होते हैं ना कि भाई आपने यूनिफॉर्म में आना है, टाइम पे आना है, सारी क्लासेस लेनी है, अटेंडेंस लगवानी है। तो ये सारे के सारे क्या है? कॉलेज के रूल है। तो इसी तरह जब आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा सेंड करते हो तो फिर उसके भी कुछ सेंड करने के रूल्स होते हैं। ठीक है, वही रूल्स क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। ठीक है, इट डिफाइन हाउ डेटा इज फॉर्मेट एंड ट्रांसमिट। वही रूल्स, वही प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो आपका डेटा है, ठीक है, इसका फॉर्मेट, जो इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट से मतलब इसकी इंक्रिप्शन होगी, इसका कंप्रेशन होगा, इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा, इसकी फ्रेमिंग होगी। ठीक है, ये सारा का सारा किसके जरिए होता है, कौन करता है? ये डिफाइन करता है हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है तो इसको ट्रांसफर करना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, ये भी किसका काम है? प्रोटोकॉल्स का है। यानी आपको इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा अगर आपने डेटा सेंड करना है या दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोटोकॉल कंट्रोल एरर हैंडलिंग एंड डेटा डिलीवरी। प्रोटोकॉल्स ही एरर हैंडलिंग को भी डील करते हैं। एरर हैंडलिंग से मतलब जिस तरह से मान लो इस डेटा को इसने सेंड किया है, अब जब डेटा सेंड हुआ तो आधा डेटा तो पहुंच गया, आधा क्या हो गया? खराब हो गया, करप्ट हो गया। तो फिर प्रोटोकॉल्स क्या बोलेंगे कि भाई इस डेटा को दोबारा से सेंड करो, मेरे तक ठीक नहीं पहुंचा। तो प्रोटोकॉल इसको दोबारा से सेंड करवाएंगे ताकि डेटा मुकम्मल तौर पे अपनी सही हालत में पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद इसको डिलीवर करवाना, ये भी इस डिवाइस से इस डिवाइस तक, यानी किस पाथ के जरिए ये डिलीवर का। अभी तो मैंने दो बनाए हैं ना। अब नेटवर्क में, इंटरनेट में लाखों मिलियंस की तादाद में जो है कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं, तो किस पाथ को फॉलो करते हुए डेटा, मान लो यहां तक आना था इस डिवाइस से, तो किस पाथ को फॉलो करते हुए डेटा यहां तक डिलीवर होगा, ये भी किनका काम है? प्रोटोकॉल्स का ही काम है। ठीक है, ऑल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क मस्ट फॉलो द सेम प्रोटोकॉल। अब जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं उनको लाजमी तौर पे, अब जैसा कि इसने डेटा सेंड किया था इसको, तो इसको भी उन प्रोटोकॉल्स को मानना पड़ेगा और इसको भी उन्हीं प्रोटोकॉल्स को मानना पड़ेगा, तो तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, प्रोटोकॉल इंश्योर स्मूथ डेटा एक्सचेंज। तो प्रोटोकॉल इस बात को यकीनी बनाते हैं कि आपका जो डेटा है वो स्मूथ तरीके से, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी एरर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंच जाए। ठीक है, इसकी एग्जांपल है टीसीपी/आईपी और एचटीटीपी, जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीसीपी/आईपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि भाई टीसीपी/आईपी का स्टैंड फॉर क्या है। तो उसके बाद इट इज द मेन प्रोटोकॉल यूज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जो हमारा मेन प्रोटोकॉल है वो टीसीपी/आईपी है। ठीक है, जितनी भी दुनिया में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आपस में नेटवर्क बने हुए हैं, वो इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसी के ऊपर सारे के सारे काम कर रहे हैं। ये वो पहला प्रोटोकॉल है, या यूं कह लो ये वो पहला मॉडल है जो कम्युनिकेशन की दुनिया में आया था। उसके बाद भी ऐसा ही मॉडल आए और भी बहुत आए, लेकिन वो मार्केट में या कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सके। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि भाई ये सबसे पहले आया था, इसके ऊपर बहुत सारा कंपनियों ने पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे। वो नहीं चाह रहे थे कि भाई वो किसी दूसरे मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो, और दूसरी बात कि ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी था। ठीक है, टीसीपी इंश्योर रिलायबल डेटा डिलीवरी। जो हमारी टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपकी डेटा की डिलीवरी को यकीनी बनाता है। और जो हमारा आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये किस चीज को हैंडल करता है? आपकी एड्रेसिंग को। क्योंकि मान लो ये हमारा क्या है? इंटरनेट है। अब इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, लाखों में, अरबों में। ठीक है, तो उनका कोई ना कोई एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम बोलते हैं आईपी एड्रेस, और उसको हैंडल कौन करता है? हमारा
इंटरनेट प्रोटोकॉल कि भाई किस तरह, मान लो इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डेटा सेंड करना है, तो फिर वो आईपी का ही काम है, इसका क्या बनाए, राउटिंग करे। राउटिंग मतलब इसके लिए पाथ बनाए और शॉर्टेस्ट पाथ बनाए। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे इस डिवाइस से कनेक्ट होगा, फिर इससे कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से देखेगा कितने पाथ निकल रहे हैं और कौन सा बेस्ट पाथ है कि मैं यहाँ तक डेटा को डिलीवर कर सकूं। ठीक है, मान लो उसको वो ये लग रहा है, तो वो इसके जरिए क्या करेगा, इस डिवाइस को कनेक्ट कर देगा और उसके बाद डेटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टुगेदर टीसीपी/आईपी इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। जब ये दोनों मिल जाती हैं, टीसीपी भी और आईपी भी, तो ये क्या करती हैं, दो डिवाइसेस को इसके काबिल बनाती हैं कि ये आपस में डेटा को एक्सचेंज कर सकें, आपस में कनेक्ट हो सकें। ठीक है, इट इज यूज ऑलमोस्ट ऑल नेटवर्क। ठीक है, जितने भी दुनिया में नेटवर्क्स हैं वो टीसीपी/आईपी का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HTTP भी बोलते हैं। अब ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस। वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूं। तो ये आ गया मैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे मैं सर्च बार के ऊपर कुछ सर्च कर रहा हूँ, W3 स्कूल। तो जैसे ही मैंने सर्च किया तो देखो मेरे सामने मुख्तलिफ वेब पेजेस आ गए। ठीक है, अब मैं इस वेब पेज को ओपन कर रहा हूं, तो देखो ये मेरे सामने एक वेब पेज आ गया। तो अब इसको ट्रांसफर किसने करवाया है, HTTP ने। मैं आपको दिखाऊं भी तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो देखो ये वाला हमारा प्रोटोकॉल लगा हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा है ना, HTTPS। अब ये S सिक्योरिटी के लिए है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, आपकी बुक ने भी बताया हुआ है। तो देखो HTTP हमारा प्रोटोकॉल लगा हुआ है। अब ये जो आपके सामने वेबसाइट खुली है, वेब पेज जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये किसकी बदौलत आया है, हमारे HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। ठीक है, तो वापस चलते हैं अपने प्रोटोकॉल की तरफ। तो HTTP वर्क बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। तो ये देखो पिक्चर को देखो, तो ये हमारा क्या था, वेब ब्राउजर था। हमने क्रोम ओपन किया था ना जहां पे हम सर्च कर रहे थे, तो ये क्या है, हमारा वेब ब्राउजर है, यानी हमारा क्रोम है। ठीक है, और ये वेब सर्वर है। वेब सर्वर कौन सा था, जहां से वो पेजेस हमारे पास आ रहे थे। ठीक है, जिस तरह से ये वेबसाइट कहां से आई है, ये सर्वर से ही तो आई है। जब मैंने सर्च किया तो मेरी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, जहां पे ये स्टोर था, तो वहां से ये आया है। और इसको लेके कौन आया है, हमारा HTTP। दरमियान में कौन है, HTTP। हमारे वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान HTTP है, जो इन दोनों के दरमियान में राब्ता करवाता है। ठीक है, हम जो भी सर्च करते हैं रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, वेब सर्वर के पास। किसकी बदौलत, HTTP प्रोटोकॉल की बदौलत। फिर यहां से जो भी हमें वेब पेज चाहिए होता है वो हमें दे देता है। ठीक है, तो यही बात वो कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान में होता है हमारा HTTP। ठीक है, इट अलाउ यूजर टू व्यू वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट को देखने के लिए, जिस तरह हमने अभी W3 की वेबसाइट को देखा था। अब जो ये वेबसाइट है ये आपकी स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आप यहाँ पे सीख सकते हो। देखो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यहाँ पे कोर्स पड़े हुए हैं। आप अगर सीखना चाहो तो प्रोफेशनली लाइफ में सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद HTTP does not encrypt data, secure website use HTTPS। अब ये जो HTTP है ये क्या है, सिक्योर डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करती, यानी कि अगर कोई हैकर अटैक कर दे मेरी वेबसाइट के ऊपर तो उसके पास मेरा सारा का सारा डेटा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन HTTPS जो है ये एक सिक्योर है। ठीक है, जो अभी हमने यूज की थी, देखो यहाँ पे HTTPS लगा हुआ है, यानी ये वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। यहाँ पे किसी किस्म का खतरा नहीं है। अगर आप अपनी ईमेल या पासवर्ड डालते हो तो वो भी सिक्योर है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एस नहीं होता तो मतलब ये सिक्योर नहीं। आप पासवर्ड ईमेल डालोगे तो वो आपकी चोरी हो सकती है, आपका डेटा हैक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद HTTPS इज सिक्योर वर्जन। ठीक है, वही बात कर रहा है, HTTPS क्या है, सिक्योर है और HTTP सिक्योर नहीं है। कैसे सिक्योर है, HTTP क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो असल डेटा होता है, मतलब मान लो ये मेरा हेलो क्या है, डेटा है। इनक्रिप्शन से ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से उल्टे सीधे अल्फाज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मान लो ACD, उसके बाद ये कुछ @ फिर ये साइन, ये इसमें क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। अगर कोई हैकर अटैक भी कर दे तो उसे समझ ही नहीं आएगा भाई डेटा क्या है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इनक्रिप्शन।
तो इनक्रिप्ट प्रोटेक्ट डेटा ट्रांसमिट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। जब इन दोनों के दरमियान में डेटा ट्रांसफर होगा वो इंक्रिप्शन की फॉर्म में होगा। अगर दरमियान में ट्रांसफर के दरमियान में हैकर कोई अटैक करके आपके डेटा को चोरी कर ले तो उसके किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड होगा, वो समझ ही नहीं आएगा उसे। ठीक है, उसके बाद दिस इंक्रिप्शन इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल। ये जो इंक्रिप्शन है, जो हेलो को हमने कुछ इस तरह की फॉर्म में तब्दील कर दिया कि अगर चोरी हो जाए तो जो चोरी करेगा उसे समझ ही नहीं आएगा डेटा, तो वो किसके जरिए प्रोवाइड की जाती है? इन दो प्रोटोकॉल के जरिए। एक है एसएसएल यानी सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, दूसरा है टीएलएस यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आजकल जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये क्या हो चुका है? डिप्रिकेट हो चुका है, यानी अब इसका यूज नहीं होता। ठीक है, which ensure that sensitive information such as password, personal detail and payment data cannot be easily encrypted by attacker। ठीक है, वही बात कर रहा है, जो आपका पासवर्ड है या आपकी जो पर्सनल डिटेल है, जैसा कि आपका नेम हो गया, आपकी ईमेल एड्रेस हो गई, आपकी एज, या फिर आपकी पेमेंट, जो आपका आईडी आपके जो डेबिट कार्ड वगैरह होते हैं उनके पासवर्ड या फिर उनका अकाउंट नंबर आपका, वो भी क्या होता है? इनके जरिए सेव रहता है। ठीक है, आसानी से वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा, यानी उसको असल हालत में जल्दी से नहीं लाया जाएगा। ठीक है, ये सिक्योर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफटीपी भी बोलते हैं। यानी जब भी आपने कोई फाइल अपलोड करनी है या डाउनलोड करनी है तो आप किस प्रोटोकॉल का यूज कर रहे होते हैं? एफटीपी का यूज कर रहे होते हो। ठीक है, इट इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। जब भी आपने कोई फाइल अपलोड करनी है या फिर डाउनलोड करनी है, आप एफटीपी का यूज करते हो। एफटीपी अलाउ फाइल शेयरिंग बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, अब ये देखो दो डिवाइसेस हैं, अब इनके दरमियान में जो डेटा शेयर होगा ये भी किसके जरिए हो रहा है? एफटीपी के जरिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही क्या कर रहा है? इस डेटा को सेंड कर रहा है इस डिवाइस की तरफ। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज्ड बाय वेब डेवलपर। अब जो वेब डेवलपर होते हैं, जो वेबसाइट्स को बनाते हैं, वो इसी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को अपलोड करने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, या यूं कह लो जो व्हाट्सएप है हमारा, अब वो भी किसी डेवलपर ने ही बनाया है ना, तो वो जब भी आप कोई फाइल सेंड करते हो तो कुछ इस तरह का निशान होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने वो आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन हो जाती है, तो आप सिलेक्ट करते हो कि भाई ये फाइल मुझे सेंड करनी है अपने दोस्त को। तो अब ये जो आप अपलोड कर रहे हो ये किसकी बदौलत हो रहा है? एफटीपी के जरिए। और ये किसने यूज किया है? वेब डेवलपर ने, कि भाई आप यहां से सिलेक्ट करने की इजाजत, फिर उसके बाद सेंड करने की इजाजत आपको एफटीपी ही दे रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसने वो व्हाट्सएप बनाया है उसने ये पीछे प्रोटोकॉल लगाया हुआ है जिसकी मदद से आप ये सेंड कर पा रहे हो। ठीक है, एफटीपी कैन ट्रांसफर लार्ज फाइल। बड़ी जो फाइलें होती हैं उनको भी ट्रांसफर कर सकता है, और इसका भी सिक्योर वर्जन होता है। जिस तरह एचटीटीपी का था ना, उसका क्या था? एचटीटीपीएस। तो इसी तरह इसका भी क्या होता है? एक सिक्योर वर्जन मौजूद है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है डोमेन नेम सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीएनएस भी बोलते हैं। अब ये आपके सामने कुछ आईपी एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। अब मैं कह देता हूं भाई ये यूट्यूब का है, ये फेसबुक का है, और ये हम कह लेते हैं ये ट्विटर का है। तो अब आपने अगर इनको ओपन करना है, मान लो आपने यूट्यूब को ओपन करना है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपने या फिर फेसबुक को ओपन करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तब जाके ओपन होगी। तो ये याद करना आपको थोड़ा मुश्किल नहीं लग रहा? तो इसी चीज से जान बचाने के लिए हमारी आ जाता है डीएनएस। डीएनएस क्या करेगा? इनको एक नाम दे देता है कि भाई ये क्या है? यूट्यूब है, ये फेसबुक है, और ये क्या है? ट्विटर है। ठीक है, अब देखो इट कन्वर्ट वेबसाइट नेम इनटू आईपी एड्रेसेस। अब देखो यहाँ पे हम जो भी सर्च करते हैं, मान लो मैंने करनी है W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन, तो मैं उसको लिखता हूँ, उसका ये वाला आईपी एड्रेस, मान लो ये था उसका आईपी, तो मैं क्या इसको लिखता हूँ? नहीं, मैं नाम तो याद कर सकता हूं लेकिन ये इतना बड़ा नंबर याद नहीं कर सकता। अब ये तो था IPv4 में, IPv6 में होता तो ये बहुत बड़ा नंबर होना था, तो मेरी मेमोरी तो इतनी नहीं है कि मैं इसको याद कर सकूं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आ जाता है डीएनएस। तो डीएनएस क्या करता है? हम सिर्फ उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं, जिस तरह यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, W3 स्कूल हो गया, तो मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा, उसके बाद काम आ जाता है डीएनएस का। अब
डीएनएस क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा आईपी एड्रेस में, जो भी इसका आईपी एड्रेस था उसमें तब्दील कर दिया। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जो चीजें पहचानी जाती हैं वो आईपी एड्रेस होते हैं उसके, लेकिन हम तो आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते, तो हमारे लिए क्या है, ये नेम दे दिए गए कि भाई आप इनको याद करो, बाकी आगे डीएनएस संभाल लेगा। डीएनएस क्या करेगा कि भाई जो आपने लिखा है उसको उसके आईपी एड्रेस के साथ मैच करके उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट के ऊपर उस चीज की पहचान हो जाएगी और वो आपकी स्क्रीन तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली डीएनएस का। देखो, कन्वर्ट वेबसाइट नेम इनटू आईपी एड्रेस, तो ये वेबसाइट का नेम था, डीएनएस ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया आईपी एड्रेस के अंदर। डीएनएस मेक वेबसाइट इजी टू एक्सेस, तो डीएनएस की बदौलत ही मैं बड़ी आसानी के साथ वेबसाइट को एक्सेस कर पाया। मुझे ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ नेम लिखा और वो मेरे पास वेबसाइट आ गई। यूजर डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स, देखो नंबर को याद करने की जरूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ नेम पता होना चाहिए था, ठीक है। डीएनएस सर्वर परफॉर्म दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो डीएनएस सर्वर ही है जो इस नेम को इसमें तब्दील कर रहा है आईपी एड्रेस में, ठीक है। फिर उसके बाद जब आईपी एड्रेस मिल जाता है तो आपको नेम के अंदर तब्दील करके आपको दिखा देता है। इट प्ले की रोल इंटरनेट यूज, तो इंटरनेट के यूज में हमारी बहुत हेल्प करता है, हमें नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ नाम पता होना चाहिए, आगे डीएनएस खुद संभाल लेता है, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।